हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया यानी वर्ब। इससे पहले हम अपने 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी कवर कर लिए हैं। आज हमारा डे 4 है और डे 4 का 4 ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा क्रिया यानी वर्ब। और क्रिया को पढ़ने से पहले हमें क्रिया की परिभाषा पता होनी चाहिए कि किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। यानी जो भी हम कार्य करते हैं या फिर उस कार्य का होना ही हमारा क्रिया कहलाता है। और यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो कि विकारी शब्द है। जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको विकारी और अविकारी शब्द दोनों के बारे में बताया था कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सके, यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो, तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम परिवर्तन किस में कर सकते हैं? संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में, क्रिया में, इन सभी में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? संज्ञा में आप परिवर्तन कर सकते हो, उसका आप लिंग भी बदल सकते हो। जैसे कि लड़का, लड़का क्या है? एक संज्ञा ही तो है, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है। अब आप उस लड़का का लड़की बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने संज्ञा में चेंज कर दिया। इसी तरीके से विशेषण में भी चेंज किया जा सकता है, सर्वनाम में भी और क्रिया में भी। अब बात करते हैं धातु। तो यहाँ पे धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। अब उदाहरण देखिए धातु के, जैसे कि पढ़, लिख, चल, खा, बोल, ये सभी क्या है? धातु के उदाहरण है जो कि क्रिया का मूल रूप होता है। और धातु से क्रिया का निर्माण, जो ये धातु है इनसे ही हम क्रिया का निर्माण करते हैं। अब ये धातु हैं जो हमारे, इनसे हम क्रिया का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर किसी भी धातु के साथ हम ना को जोड़ दे रहे हैं तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सारे धातु हैं, पढ़, लिख, चल, मर, खा। अभी हमने पढ़ा ये सब धातु होते हैं, क्रिया का मूल रूप होता है। अब हमने इनके साथ ना को जोड़ दिया तो देखिए पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, चल प्लस ना चलना, तो ये सभी क्या होगी? पढ़ना, लिखना, चलना, मरना, खाना, ये सभी क्या है? हमारी क्रिया। क्योंकि देखिए नाना कहते हैं ना, जिसके पीछे नाना लगा होता है वो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो किसी भी धातु से हम अगर उस धातु के साथ हम ना को जोड़ देते हैं तो हम इजीली धातु से क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है। आई होप आपको क्रिया समझ में आई होगी, धातु समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो भेद है वो दो होते हैं। ठीक है, दो कैसे होते हैं? एक तो होता है कर्म के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। वैसे तो दो ही है कि एक तो कर्म के आधार पर हो गया और एक प्रयोग के आधार पर हो गया। अब कर्म के आधार पर क्या होते हैं? कर्म के आधार पर आपके होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और यहाँ पे सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, जिसमें एक कर्मक होती है और एक द्विकर्मक होती है। नेम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। एक कर्मक क्रिया का मतलब है जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक क्रिया का मतलब है जिसमें दो कर्म हो। अभी हम कर्म, कर्ता, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होती है, उसके बारे में भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ये यहाँ पे 5 टाइप्स हैं, जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है और संयुक्त क्रिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर, जो कि 2 टाइप्स की है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यस, तो सबसे पहले आप कर्ता देखिए, कर्ता क्या होता है? क्योंकि किसी भी वाक्य में एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है। तो आपको कर्ता, क्रिया, कर्म इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कर्ता है, क्रिया करने वाला, जो भी क्रिया कर रहा है, ठीक है, उसको हम कर्ता कहेंगे। कर्म, कर्ता का झुकाव या फिर चाहत या फिर जिसके प्रति क्रिया का फल, प्रभाव, इफेक्ट जिस पर पड़ता हो, यानी जिस पर हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका फल जिस पर भी पड़ रहा है वो हमारा कर्म है। कर्ता क्या हो गया? क्रिया को करने वाला। और क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का जो झुकाव है जिसकी तरफ हो, वो हमारा कर्म होता है। और क्रिया आपको पता ही है, किसी काम का करना या फिर होना। अब यहाँ पे उदाहरण से देखिए, उदाहरण में आपको कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीजें दिखेंगी। रोहन पत्र लिखता है। अब देखिए लिखता, लिखता, लिखना क्या होगी? क्रिया, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है ना, पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्या यहाँ पे क्रिया होगी। और क्या लिख रहा है? पत्र। और कौन लिख रहा है? कर्ता। तो भाई क्रिया को करने वाला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। तो क्रिया क्या हो रही है? लिखना। लिख कौन रहा है? रोहन। तो रोहन हो गया कर्ता, लिखना हो गई, जो लिखता होगी वो होगी क्रिया, और पत्र क्या हो गया? कर्म। क्यों? क्योंकि जो कर्ता का झुकाव किसके प्रति? कर्म के प्रति, पत्र के प्रति। रोहन क्या लिख रहा है? रोहन पत्र लिख रहा है, तो रोहन का पूरा झुकाव पत्र के ऊपर है, तो पत्र हमारा क्या हो गया? कर्म। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऋतु आम खाती है। तो यहाँ पे ऋतु क्या है?
करता है, खाते क्या है, क्रिया है, और ऋतु का झुकाव किसकी तरफ है, क्या खा रही है, वो आम, तो आम क्या हो गया, कर्म। आई होप आपको कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं, उनको और देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। नामबोधक, सहायक क्रिया, क्रियार्थक और सजातीय क्रिया। तो यहाँ पे 4 और अन्य क्रियाएं हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो था कर्म के आधार पर, एक था प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर देख रहे हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया के 2 भेद थे, एक कर्मक, द्विकर्मक। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया को देखते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जहाँ कर्म नहीं होता, देखिए अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, और कर्म, कर्म का मतलब है कर्म ना होना, यानी जहाँ पर कर्म नहीं होता। भाई कर्म का मतलब तो कर्म होता है, ए का मतलब होता है नहीं। तो जो बिना कर्म वाली क्रिया होती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बिना कर्म वाली क्रिया कैसे होगी, आइए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो क्रिया, जहाँ क्रिया का प्रभाव वह कर्म की अनुपस्थिति में कर्ता पर आता है। अब देखिए भाई, कर्म तो है नहीं, अब कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किसी ना किसी पे तो आएगा। तो वो क्रिया जहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर ना पड़कर, क्योंकि कर्म तो वहाँ पे अनुपस्थित है, तो कर्म की जगह कर्ता पर आता हो, ठीक है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी पहले क्रिया का सारा प्रभाव कर्म पर आता है, बट अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, तो क्रिया का सारा प्रभाव किस पर आएगा, कर्ता पर। और हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। यस, तो देखिए उदाहरण देखिए, राम हंसता है, तो यहाँ पे हंसता क्या होगी, हंसना क्या होगी, क्रिया, और ये इसकी जो है ना, ये सहायक क्रिया होती है। और यहाँ पे राम क्या है, कर्ता। अब यहाँ पे कर्म है, नहीं है कर्म। नेक्स्ट देखिए, सुमित खेलता है, तो खेलता क्या है, क्रिया, और सुमित क्या है, कर्ता। तो यहाँ पे कर्म विद्यमान है, नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है, और जो ये है, था, ये सभी हमारी सहायक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नोट करके लिखा है एक नोट, यहाँ पर क्रिया, जहाँ पे हंसना था का प्रभाव कर्ता राम पर पड़ता है, तो यह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। देखिए यहाँ पर जो हंसना है, खेलना है, ये सभी क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, और जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े कर्म के अनुपस्थिति में, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था। आई होप आपको अकर्मक क्रिया समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया देखिए, स का मतलब सहित, कर्म मतलब कर्म वाली, जो कर्म के साथ हो, कर्म सहित हो, तो वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है। तो अब भाई इसके पास कर्म उपस्थित है, तो इसका मतलब क्रिया का सारा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। भी जहाँ पर कर्म है वहाँ पर क्रिया का सारा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, परंतु जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ऑप्शन सॉरी, उदाहरण से देखते हैं। देखिए लालू घास काटता है, तो यहाँ पे काटना क्या होगी, क्रिया, लालू क्या हो गया, कर्ता, क्योंकि भाई क्रिया को करने वाला ही तो कर्ता होता है। अब क्या, तो यही तो काट रहा है घास लालू, और क्या काट रहा है, घास, तो ये होगी कर्म। भाई क्या कर्म कर रहा है, वो घास को काट रहा है, काटना होगी क्रिया, कौन काट रहा है, लालू, और घास क्या होगी, कर्म। सेम ऐसे डमरू खाना खाता है, खाना या सॉरी खाता, खाना, ये सभी क्या है, क्रिया, और डमरू क्या है, कर्ता, क्योंकि डमरू ही तो खा रहा है ना, खाना, खाना क्या है, कर्म। तो यहाँ पर कर्म है, तो इसका मतलब क्रिया का जितना भी प्रभाव है वो सभी कर्म पर पड़ रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया के 2 टाइप भी थे, 2 भेद थे, जो कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होती है। तो पहले हम एक कर्मक क्रिया पढ़ेंगे, जहाँ पर एक कर्म हो। एक कर्मक का मतलब क्या, एक कर्म, वह क्रिया जहाँ पर एक कर्म उपस्थित हो, ठीक है। अब देखिए, मोहित पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता होगी क्रिया, मोहित हो गया कर्ता, और पुस्तक होगी कर्म। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कर्म उपस्थित है, जो कि है पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं। यस, तो देखिए नोट, एक कर्ता, एक क्रिया व एक कर्म होता है, यानी एक ही क्रिया होगी, एक ही कर्ता होगा, एक ही कर्म होगा। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की, जिसमें 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म वाली क्रिया होती है। उदाहरण, माँ ने बालक को दूध पिलाया, तो माँ क्या होगी, कर्ता, दूध, दूध हो गया कर्म, और बालक हो गया कर्म, पिलाया, में पिलाना, पिलाया, तो ये हमारी क्रिया है, और क्रिया को कौन कर रहा है, माँ, कर्ता। अब देखिए किस किस पर इस क्रिया का प्रभाव किस किस पर पड़ रहा है, दूध पर और बालक पर। भाई जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही तो कर्म होता है, तो यहाँ पे पिलाया क्रिया है, और इस क्रिया का जो प्रभाव है वो बालक और दूध दोनों पर पड़ रहा है, तो इस वजह से बालक और दूध हमारे दोनों कर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 कर्म उपस्थित है, तो इस वजह से हम इसको द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, तो अब हम उन 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे फर्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। देखिए प्रेरणार्थक, आपको शब्द में ही इसका आंसर छुपा होता है। प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणा करना, उकसाना, ठीक है। तो जब कर्ता खुद काम नहीं करके दूसरों को उकसाता है उस काम को करने के लिए, दूसरों को प्रेरित करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि उदाहरण देखना, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। तो यहाँ पे अध्यापक उस काम को स्वयं नहीं कर रहा, किसको, पुस्तक पढ़ने के कार्य को। भाई पुस्तक पढ़ने के कार्य को अध्यापक खुद ना करके छात्रों से बोल रहा है, वो छात्रों को प्रेरित कर रहा है कि भाई तुम पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर हम स्वयं कार्य ना करके, कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करें, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसा कि प्रेरणार्थक के नाम में ही लिखा है कि दूसरों को प्रेरित करना काम के लिए। तो यहाँ पर अध्यापक छात्रों को प्रेरित कर रहा है पुस्तक पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके नाम में ही आपका आंसर छुपा होता है, बस उसे हमें पढ़ना आना चाहिए और उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए, अजय ने विजय को जगाया। भी अब अजय ने किसको जगाया, विजय को। ठीक, अजय खुद नहीं जगा, उसने विजय को जगाया। तो करता खुद कार्य नहीं कर रहा, दूसरे को उकसा रहा है, विजय को उकसा रहा है कि भाई तू जग। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। अब देखिए नाम धातु, यहाँ पे धातु मैंने अभी आपको पढ़ाया था, धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिया के मूल रूप का यूज होगा। चलो देखते हैं, वे क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से होता है। ठीक है, नाम धातु का मतलब है कि क्रियाओं का निर्माण संज्ञा से होगा, सर्वनाम से होगा, विशेषण से होगा। आई होप आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों का पता होगा, क्योंकि मैं क्रिया से पहले इन तीनों की क्लास ले चुकी हूँ। मैंने आपको संज्ञा को भी बहुत अच्छे से समझाया है, सर्वनाम को भी और विशेषण को भी। अगर आपको ये तीनों अच्छे से पता है तो आप इस चीज़ को इजीली समझ पाओगे। देखिए हाथ, हाथ से हथियाना, क्योंकि देखो जिसके पीछे नाना आता है वो तो हमारी क्रिया होती है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और ये क्या है, हमारे धातु है, और ये धातु कैसे है, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो देखिए हाथ हथियाना, लात लतियाना, जूता जुतियाना, बात बतियाना, लहर लहराना, झूठ झुठलाना, गरम गरमाना, ठंडा ठंडाना, साठ सटियाना। तो ये सभी क्या है, ये जिनके पीछे ना है, ये सभी क्रियाएं हैं। और ये सभी कैसे शब्द हैं, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले शब्द हैं, जिनसे हमारा क्रिया का निर्माण हो रहा है। तो वो क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से हो, वो हमारी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। यस, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो तो मैं स्पीड को थोड़ा कम कर लेती हूँ। बट बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो, क्योंकि हमारा क्रिया का टॉपिक काफ़ी बड़ा है। वैसे तो ये 2 दिन में कंप्लीट होता है, बट मेरा ये है कि मैं आपको एक ही दिन में कंप्लीट करा दूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ मेन चीज़ों को बताऊँ। क्योंकि देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2-3 घंटे की क्लास ले तब एक टॉपिक को समझे। मैं चाहती हूँ कि आप 30 मिनट की क्लास में ही पूरे टॉपिक को समझ जाओ, वो भी अच्छे से। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो क्रिया सभी ने पढ़ी होती है। आप बचपन से ही हिंदी ग्रामर की बुक पढ़ते हो, उसमें क्रिया होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हम करते थे अपने स्कूल के एग्ज़ाम की तरह पढ़ते थे, बट यहाँ पर हमें कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तरह पढ़ना है, तो थोड़ा हमें डीप में पढ़ना होगा। इस वजह से मैं थोड़ा स्पीडली करवा रही हूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो। तो चलिए अपनी पूर्वकालिक क्रिया को देखते हैं। पहले वाली क्रिया, पूर्व का मतलब पहले वाली क्रिया। चलो परिभाषा से देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया में लगता है, यानी पूर्व क्रिया तो इसकी संपूर्ण हो गई कर्ता की, अब एक क्रिया होते ही वो दूसरी क्रिया में लग गया तुरंत। फर्स्ट क्रिया क्या पूरी हो चुकी है, जब वो दूसरी क्रिया में लग रहा है, तो उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उदाहरण से देखना, बच्चा दूध पीकर सो गया। अब देखिए यहाँ पे पीकर, पीना, सोना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो उसने पहली क्रिया करी कि दूध पी लिया, फिर दूसरी क्रिया उसने तुरंत कर ली, वो सो गया। यानी पहली क्रिया खत्म होते ही उसने दूसरी क्रिया कर ली, तो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। बच्चा क्या यहाँ पे करता, क्योंकि बच्चा ही तो कर रहा है। तो बच्चे ने दूध पिया और सो गया, उसने पहली क्रिया करी कि दूध पी लिया, दूसरी क्रिया करी वह सो गया। यानी एक क्रिया के तुरंत बाद उसने दूसरी क्रिया कर ली, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सामान्य क्रिया। तो जब वाक्य में केवल एक क्रिया हो तब भी। देखो सामान्य, सामान्य का मतलब क्या था, समान, एकदम नॉर्मल सी चीज सामान्य। तो यहाँ पर एक ही क्रिया होनी चाहिए, जैसे कि मुस्कान हंसी, रमेश रोया। यहाँ पे एक ही क्रिया है, हंसना रोना।
नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। अब देखिए संयुक्त का मतलब तो जुड़ना होता है या फिर कोई साथ आना। तो परिभाषा से देखते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं या धातुएं का प्रयोग एक साथ हो। यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक क्रियाएं, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। अब यहाँ पे दो या दो से अधिक क्रियाएं आएंगी एक साथ, या फिर धातुएं आएंगी उनका एक साथ प्रयोग होगा, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि क्रिया क्रिया आ सकती है, क्रिया प्लस धातु आ सकता है, धातु धातु आ सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा दो या दो से अधिक क्रिया या फिर धातु। अब उदाहरण के लिए देखिए, अंतिम घर पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंतिम घर पहुंच गई। तो देखिए यहाँ पे पहुंचना है ना, और गई, ये सभी क्या है, क्रिया क्रियाएं। तो दो क्रिया एक साथ आ रही है तो संयुक्त क्रिया। यहाँ पे देखिए, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। पढ़ना आना ये क्या है, दोनों क्रियाएं हैं, तो दोनों साथ साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 11। अब है नामबोधक क्रिया, जो हमने अभी कुछ अन्य क्रियाएं देखी थी, तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि देखिए, एक कर्मक, दो कर्मक, सकर्मक, अकर्मक, ये तो सभी को पता होती है। एग्जामिनर क्या थोड़ा हट के पूछता है, जो जो किसी किसी को पता हो। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर क्रिया को पढ़ लेंगे, उसके भेद पढ़ लेंगे कि भाई अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, इनको नहीं पढ़ते। तो क्या होता है, एग्जामिनर को पता है ये तो सब पढ़ लेते हैं, मैं वहाँ से पूछूंगा जहाँ से बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसलिए देखिए, नाम बोधक क्रिया, संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से जिस क्रिया का निर्माण होता है। देखिए, संज्ञा या विशेषण, या तो संज्ञा का शब्द होगा या विशेषण का शब्द होगा, उनके साथ क्रिया के जुड़ने से, यानी जब संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ती है और उससे जिस क्रिया का निर्माण होता है वही हमारी नाम बोधक क्रिया होती है। उदाहरण की तरफ देखिए, संज्ञा प्लस क्रिया, क्योंकि अभी हमें पढ़ा संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़े, तो यहाँ पे संज्ञा के साथ हम क्रिया को जोड़ रहे हैं। चाबुक क्या होती है, संज्ञा भी किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सभी के नाम को ही तो हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे चाबुक क्या हो गया, संज्ञा, इसके साथ हमने क्रिया जोड़ दी मारना, तो ये क्या हुई, चाबुक मारना। तो चाबुक मारना क्या, नाम बोधक क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ने से बनी है। अब देखिए विशेषण प्लस क्रिया, अब हम विशेषण शब्द के साथ किसी क्रिया को जोड़ेंगे। विशेषण क्या है, सुखी, और क्रिया क्या है, रहना, तो भी सुखी रहना। तो सुखी रहना कैसी क्रिया है, नाम बोधक क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये विशेषण शब्द के साथ क्रिया जुड़ने से बनी है। अब देखिए, जैसे दुखी, दुखी क्या है, विशेषण, उसके साथ में जोड़ दो रहना, तो दुखी रहना। तो दुखी रहना कैसे, नाम बोधक क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये विशेषण शब्द के साथ क्रिया जुड़ने से बनी है। तो कोई भी संज्ञा शब्द हो या फिर विशेषण शब्द हो, उसके साथ कोई क्रिया जुड़ रही है और उससे जो क्रिया बन रही है वो हमारी नाम बोधक क्रिया होगी। नेक्स्ट है भैया आपकी क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया में क्या होता है, अब आपकी क्रियार्थक क्रिया, तो जब क्रिया संज्ञा की तरह बर्ताव करे। यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया का मतलब क्या है, कि जब क्रिया क्रिया ना रहकर संज्ञा की तरह बर्ताव करे, तो उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए टहलना, यहाँ पे जो टहलना है वो क्रिया की तरह प्रयोग हो रही है, संज्ञा की तरह। जो एक क्रिया है ना टहलना, ये एक संज्ञा की तरह प्रयोग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया संज्ञा की तरह बर्ताव करेगी। वो ज़्यादा, वो है तो क्रिया, बट वो ऐसे लगेगी कि भाई यहाँ पे संज्ञा की तरह यूज हो रही हो। अब है आपका सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया में क्या होता है, किसी वाक्य में क्रिया एवं कर्म का निर्माण समान धातु से होना, यानी क्रिया का भी और कर्म का भी, दोनों का जो निर्माण है वो समान धातु से हो रहा है। देखिए, सजातीय का मतलब तो समान जाति होती है ना, तो यहाँ पे क्रिया की भी और कर्म की भी, दोनों की समान जाति है। ठीक है, समान धातु से इसका निर्माण हो रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है। अब देखिए बोली बोली, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक एक, ये दोनों एक ही शब्द है तो एक ही शब्द, पर दोनों का प्रयोग अलग। आप सेंटेंस को पढ़िए, हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है। तो एक तो बोली यहाँ पे भाषा के लिए यूज हो रहा है, एक नॉर्मल जैसे बोलना, बोली के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक कर्म हो गया, एक क्रिया होगी, बट दोनों का निर्माण कैसे हुआ है, समान धातु से। तो जहाँ पर समान धातु से क्रिया और कर्म का निर्माण हो वो हमारी सजातीय क्रिया होती है। नेक्स्ट है भाई सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, सहायता करती है। भाई सहायक क्रिया तो सहायता ही करेगी, मुख्य क्रिया की, जो मुख्य क्रिया है उसकी जो सहायता करती है वो सहायक क्रिया होती है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को पूरा करने तथा अर्थ देने का कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण की तरह देखिए आप, सुनील जाता है, रहा है, रहा था। देखिए अब यहाँ पे मैं इतना कर दूं कि सुनील जाता, सुनील जा, मैं यहाँ पे कर दूं सुनील जा, तो सुनील तो हो गया कर्ता। ठीक है, और अब मुख्य क्रिया क्या होगी, जा, मैं जाना, सुनील जाना, ये ना है पीछे, तो क्रिया होगी मुख्य क्रिया।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं इतना कर दूँ इसको कि सुनील जा, तो आपको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं है कि सुनील जा, ऐसा लग रहा है कि अधूरा सा सेंटेंस हो। अगर मैं इसके पीछे लगा दूँ ता है, रहा था, कुछ भी लगा दूँ कि सुनील जाता है, सुनील जा रहा है, सुनील जा रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे ये ता है, रहा था, ये हमारी सहायक क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया का सहायता करती है। मुख्य क्रिया क्या है? जा। तो मुख्य क्रिया की जो सहायता करता है वो हमारी सहायक क्रिया होती है, और सहायक क्रिया से एक संपूर्ण वाक्य बन जाता है। क्योंकि देखो अभी हमने इनको हटा के वाक्य को पढ़ा तो बहुत ही अजीब सा वाक्य लग रहा था, एक पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा था हमें। आप इसको देख सकते हो, घनश्याम पढ़। अब ये घनश्याम पढ़ यहाँ पे भी कर्ता भी है और एक मुख्य क्रिया भी है, बट मुख्य क्रिया के साथ जब तक हम सहायक क्रिया ना लगाएंगे तो वाक्य अपने आप में पूरा नहीं होता, हमें अधूरा सा लगता है। ठीक है, अब हम लिख सकते घनश्याम पढ़ता है, घनश्याम पढ़ रहा है, घनश्याम पढ़ता था। तो ये रहा है, था, ये ता है, ये सभी क्या, ये सभी सहायक क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की हेल्प करती है और वाक्य को एक अर्थपूर्ण बनाती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर है। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जितना आपने पढ़ा है आप खुद चेक कर सकें कि आपको उसमें से कितना समझ में आया है। बाकी हम जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो अलग से लगाएंगे, जिसमें हम हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जितनी भी ग्रामर के टॉपिक है सभी के क्वेश्चन आएंगे। बट अभी के लिए आप ये 5-6 क्वेश्चन है, इनको देख लो ताकि आपको पता चले कि क्रिया जो आपने पढ़ी है उसमें से आपको कितना आया है और कितना आपको समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं। किसी कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्दों को कहलाते हैं क्रिया। क्रिया ही तो कहते हैं उसे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और वो कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग धातु से होता है? बताइए, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर अभी हमने पढ़ा 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और सकर्मक। सॉरी, सकर्मक और अकर्मक, मैं भी एक कर्मक बोल रही हूँ। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अब देखिए, मीरा जोर से हंसी, इसको देखिए, मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या है? मीरा, मीरा तो ये करता, जोर से जो हंसना, ये हो गया क्या? हंसना। क्रिया तो यहाँ पे करता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है नहीं। नेक्स्ट है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे इतना, उसने नहाकर भोजन किया, तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो भाई ये पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है कि भाई पहले वो नहाया फिर उसने भोजन किया। तो नहाना और भोजन करना है ना, नहाना करना, ये क्या है? 2 क्रिया, यानी एक क्रिया को समाप्त होते ही उसने दूसरी क्रिया करी तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आज हमारा क्रिया वाला टॉपिक फिनिश होता है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, वैसे तो 2 दिन का टॉपिक था, बट फिर भी मैंने एक दिन में इसको कवर करने की कोशिश की है, और ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की क्लास थी जिसमें हमने क्रिया को समझा है। अगर आपको क्रिया समझ में आई हो तो एक बार आप उसे और देखिए, और कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो हिंदी की तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक बार कंटेंट पढ़ के, और फिर आप खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए तो क्रिया हो जाएगी। इतना टफ नहीं है, बट बार बार रिविजन करने की जरूरत है। जितनी बार आप रिविजन करेंगे उतनी बार आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देन थैंक यू एंड बाय।